नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल ज्ञानसु में। प्यारे बच्चों, आज जिस हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं वह जैव प्रक्रम का पोषण है। पोषण से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सभी बहुत ही विजुअल तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोषण का प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आपको बताया जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल एवं खनिज लवण लेकर, ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरिम की सहायता से, ठीक है, पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या क्या आवश्यकता होती है इसको हम लोग देखते हैं। सनलाइट, क्या है बेटा? सनलाइट। ठीक, सनलाइट, सनलाइट। दूसरा क्या है बेटा? ठीक, लीफ है। ठीक, लीफ, लीफ मतलब पत्ती, पत्ती। ठीक है, तीसरा क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या है बेटा? क्लोरोफिल। ठीक है, हरित लवक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हरित लवक, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। इसके अलावा क्या और चाहिए? इसके अलावा हमको चाहिए मृदा से क्या चाहिए बेटा? मृदा से चाहिए H2O। क्या चाहिए? H2O। और क्या चाहिए? H2O के साथ खनिज चाहिए। ठीक है, इतना चीज अगर हम लेते हैं तो ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैविक क्रिया है जिसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल एवं खनिज लवण, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी? क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ये तो बात हो गई प्रकाश संश्लेषण की, लेकिन ये यहां जो प्रश्न बना है, क्या बना है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ठीक है बेटा, प्रकाश प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन। ठीक है, यहां पर बेटा होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, तो आंसर आपका सही है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। किस रूप में होता है? आप सुने होंगे स्टार्च या मंड के रूप में, है ना? ठीक है, आगे चलें दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, मैं टाइमर लगा देता हूं बेटा, टाइमर मैं लगा देता हूं और टाइमर के हिसाब से आप प्रश्न यहां पर आंसर देंगे कमेंट करके। जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके 30 सेकंड का मैं आपको टाइमर लगा दे रहा हूं। 30 सेकंड में आप सोच के, ठीक है बेटा, सोच के आप जवाब देंगे। ठीक, ये 30 सेकंड आपका शुरू होता है। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट हो गया। ठीक, प्रश्न क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बताएं, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपका टाइमर शुरू हुआ है। 39, 38, 37, 36, 35, 37 और ये हुआ 30 सेकंड। कितने बच्चों ने किया है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि क्या क्या आवश्यक होगा भोजन बनाने के लिए, और स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो। और ये कौन होते हैं? पौधे। ठीक है, ये देखिए पौधे,
सनलाइट, सनलाइट का मतलब है सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे है? वायुमंडल में है। ठीक। तीसरा है क्या? H2O, जल। H2O, जल। जल कहां मिलेगा? मृदा से मिलेगा। और फिर उसके बाद क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरिम या हरित लवक जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है बेटा? क्लोरोफिल, मतलब इसकी आवश्यकता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसका भी आवश्यकता है। कार्बन डाई और जल, इसका भी आवश्यकता है। लास्ट डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो जितने बच्चे कमेंट में उपरोक्त सभी ऑप्शन डी दिया है वही सही है। इसका मतलब है इस प्रश्न का आंसर होगा डी। डी का मतलब है उपरोक्त सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? हिंट के रूप में आपको ये चित्र बना दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से आप टाइमर में लगा रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए। टाइमर में लगा रहा हूं, 30 सेकंड में आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। 30 सेकंड में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। नाउ स्टार्ट। 28, 37, 26, 25। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4। समय समाप्त हुआ। ठीक है, कितने बच्चे इसका आंसर दे दिए हैं? अब यहां पर हम बच्चों देखेंगे इसका, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो जंतु होते हैं उनके शरीर में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए विशेष अंग होता है। जैसे हमारे पास गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या है? हमारे शरीर में आपका नोज है, नाक है, मुंह है। मुंह के द्वारा हम लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग किससे करते हैं? नाक के द्वारा करते हैं। लेकिन पौधों में क्या ऐसी कोई संरचना है जिसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं? तो हाँ बेटा, उनके पास भी एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसी संरचना होता है जिसे कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा, रंध्र। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? रंध्र। यही रंध्र है। ठीक है, यही रंध्र है। ये जब ओपन हो जाता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? नंबर 1 है सिरा, नहीं, गलत इसे हो जाएगा। नंबर दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है रंध्र, तो आपका रंध्र सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? रंध्र। ठीक है, मध्य सिरा ये भी गलत, तना ये भी गलत। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? रंध्र सही होगा। क्या होगा? रंध्र सही होगा। जितने बच्चों ने कमेंट में रंध्र लिखा है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो इसको जानते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप विजुअल क्लास देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है बेटा, यहां आपका टाइम शुरू होता है, कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हिंट के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं, लार ग्रंथियां दिखाया गया है। ठीक है, लार ग्रंथियां आपको बता दें 6 होते हैं, 3 जोड़ी होती हैं जहां से लार निकलता है।
और प्यारे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक दिन में हमारे माउथ में लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। तो आपका समय समाप्त होता है। जितने भी बच्चे कमेंट किए हैं वो अभी हम आंसर बताएंगे, चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा आपने सही लगाया है निशान। ठीक है, तो लार ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियां जो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं और ये 3 जोड़ी होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। इनका काम क्या है? ये लार सलाइवा निकालती हैं, जिसका काम होता है भोजन को मिलाना, जीभ को गीला रखना। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर लार ना निकले तो हम बहुत अच्छे बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भोजन को गीला बनाता है, उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया है और सब चीजों को मारता है। लेकिन उसके साथ एक और इसका फंक्शन है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नंबर 1 पेप्सिन। पेप्सिन नहीं पाया जाता बेटा, यहां पर पेप्सिन कहां पाया जाएगा? आपको बताया गया है वीडियो में, देख लीजिएगा। लाइपेज, ठीक है, लाइपेज भी नहीं पाया जाएगा। अगला है एमाइलेज। ठीक है, ये ही सही होगा, ऑप्शन सी एमाइलेज, जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। एमाइलेज या टाइलिन, इसी टाइलिन या एंजाइम कारण आपके मुंह से ही पाचन शुरू होता है। आपसे एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। और किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कौन से एंजाइम के कारण होता है? एमाइलेज एंजाइम के कारण, जिसे टाइलिन कहते हैं। वैसे यहां पर अगर इंग्लिश में जब इसे लिखेंगे तो यहां पर होता है पी साइलेंट। हम लोगों याद करने के उसे कहते हैं पटाइलिन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पटाइलिन, क्योंकि यहां पर पी साइलेंट होता है। ठीक, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमने बताया कि आपके लार ग्रंथियों से लगभग एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा लार निकलता है। ठीक, और इसका जो माध्यम होता है, माध्यम क्या होता है? माध्यम हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय कैसा होता है बेटा? हल्का अम्लीय होता है। ठीक, लार कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, एमाइलेज या टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? टाइलिन। ठीक है बेटा, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? आपको जान के बेटा अचंभव होगा, आपको सुन के ये बहुत ताज्जुब होगा। अगर आपके अमाशय में हम ब्लेड जिससे आप दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, अगर उसको वहां पर रख दिया जाए तो ये जो अम्ल है उसको भी गला देगा। आप सोचो, कल्पना करो, इतना तीक्ष्ण है, इतना ज्यादा वो तीक्ष्ण है कि आपके पेट में, अमाशय में अगर रख दिया जाए ब्लेड को भी गला देगा। लेकिन यहां एक प्रश्न बनता है बेटा, कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं पता होगा तो कमेंट करके ये भी बताना सर हमें नहीं पता है। अगर वो ब्लेड को गला दे रहा है, मेरी बातों को ध्यान देना, अगर वो ब्लेड को गला दे रहा है तो वो स्वयं को क्यों नहीं, मतलब अमाशय की दीवार को क्यों नहीं गलाता? समझ में आया? अगर वो ब्लेड को गला देता है तो अमाशय की दीवार को क्यों नहीं गलाता? तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे ऐसा क्यों होता है, और नहीं अगर पता है वो भी बताएंगे कमेंट करके, मैं उन्हें बताऊंगा। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, इस पे हम लोग देखिए। ये आपका अमाशय है, अमाशय का मतलब स्टमक। ठीक, स्टमक है, अमाशय है, और अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प है। पहला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है तो ऑप्शन 1 आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है HCl।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेटा यही सही है, क्या यही सही है? ठीक है, यही सही है। मतलब आपके यहां से HCl निकलता है जिसका पीएच मान होता है लगभग 1.5 से 2। मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसी के कारण अगर आपके पेट में ब्लेड रख दिया जाए उसे भी ये गला सकता है। तीसरा है ऑप्शन HNO3, ये भी नहीं होगा बेटा, HNO3 या एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। एस्टिक अम्ल को हम लोग सिरका भी कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग, सिरका, ठीक है, सिरका कहते हैं इसे हम लोग CH3COOH से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एथनोइक अम्ल, क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल, जिसे देसी में हम लोग सिरका कहते हैं। सिरका तो खाए होंगे ना, इस समय तो मार्केट में बहुत चीजों का सिरका मिलता है, गन्ने का मिलता है, जामुन का मिलता है, ठीक है। तो सिरके का जो होता है वो क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। एक जादू आपको मैं बताता हूं अम्लराज के बारे में, अम्लराज, अम्लराज मतलब अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन होता है? अगर HNO3 प्लस HCl मिला दिया जाए, HCl मिला दिया जाए, बस इसका एक चीज जानते रहिए, एक कांक हो, सांद्र हो, अगर इसे मिला देंगे ये जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं अम्लराज। और यह इतना ज्यादा स्ट्रांग अम्ल हो जाएगा कि अगर किसी भी जीव या व्यक्ति को उसमें डाल के ऐसे से घोल दें तो वो उसमें घुल जाएगा, मतलब उसकी हड्डियां तक घुल जाएगी। समझ में आया बेटा? इतना जबरदस्त ये क्या होता है? अम्ल होता है। तो यहां पर जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न क्या था बेटा? आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? अमीबा जो होता है अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? तो प्यारे बच्चों यहां पर हम फिर टाइमर लगा दे रहे हैं, 30 सेकंड में इसका आंसर आप बताएंगे, 30 सेकंड में इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। यहां पर शुरू हो गया आपका टाइम। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? ऑप्शन ए स्पर्शक, नंबर 2 केंद्रक, नंबर 3 कूटपाद, नंबर 4 भोजन रसधानी। तो प्यारे बच्चों 15 सेकंड और बचा है, कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक। सही नहीं होगा तो हम अभी बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ये आपका समय समाप्त होता है, ठीक, समय आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्शक, टेंटिकल्स, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे। दूसरा केंद्रक, केंद्रक भी नहीं होगा, ये भी कट गया। तीसरा है कूटपाद, स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, समझ में आया? स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया के द्वारा, ठीक, भोजन अमीबा क्या करता है? पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? आप जानते हैं अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होता है, कोई संरचना नहीं होती है। अब समझ सकते हैं, ये देखिए ये अमीबा है, ठीक। दूसरा देखिए ये भी अमीबा है, तीसरा देखिए ये भी अमीबा है, मतलब इसकी संरचना बदलता रहता है, ठीक। और यह इसी के द्वारा स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है, कूटपाद का निर्माण करता है। और इस देखिए यहां पर बन रहा है ना, ठीक, धीरे धीरे करके ये भोजन को अंदर ले लेता है। समझ में आया? तो अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा, ठीक है। चलें बेटा आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? ये प्रश्न का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, आप
आपका टाइमर शुरू होता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो इस प्रश्न का आंसर एकदम राइट देते हैं। तो आपका टाइम शुरू हुआ, आपका टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, नंबर एक है अमाशय, नंबर 2 है मुख गुहा, नंबर 3 है ग्रसनी, नंबर 4 है छोटी आंत। ठीक है बेटा, यहां पर टाइमर 43, 42, 41, अभी 15 सेकंड है, 10 सेकंड है। कमेंट करते रहिए कौन सा सही होगा, कमेंट करते रहिए बेटा कौन सा सही होगा। टाइम समाप्त, टाइम समाप्त हुआ, टाइम आपका समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखिए अमाशय, अमाशय, ठीक है, मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत। ठीक है बेटा, अभी हमने बताया कि आपके मुख गुहा में, आपके मुख गुहा में लार स्रावित होता है लगभग 1.5 लीटर, और उसमें एक एंजाइम निकलता है जिसे टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं, टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। उसके कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुख गुहा। जितने भी बच्चे कमेंट में मुख गुहा लिखे हैं या ऑप्शन बी लिखे हैं वो एकदम राइट हैं। इसका मतलब है मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। ठीक है, मुख गुहा से। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, बाकी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ए है वसा, ठीक है, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। ठीक है, अब आपको पहले ही बताया जा चुका है आप जो भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है। अब इनको पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पाचन करता है? प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन है? पेप्सिन। मतलब पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, ऑप्शन सी। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी पे कमेंट किए हैं वो राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण कहां से होता है? पित्त रस का निर्माण कहां से होता है? हम अपने वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यहाँ से आज जान जाएंगे पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइमर में लगा देता हूं, टाइमर के हिसाब से आप इसका आंसर दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है। ठीक, टाइम शुरू होता है, टाइम शुरू हो गया। नंबर 1 अग्नाशय, नंबर 2 यकृत, नंबर 3 पित्ताशय, नंबर 4 अमाशय। टाइम आपका समाप्त होने वाला है। 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। 10 सेकंड है प्यारे बच्चे, 10 सेकंड है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे आंसर दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से ये क्या है? लीवर है, यकृत, लीवर। ठीक है, क्या है बेटा? लीवर है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये लीवर है, ये क्या है बेटा? लीवर है। ये देखिए पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय, पित्ताशय।
ये क्या है बेटा? यकृत। यकृत जिसे आप लीवर कहते हैं, मनुष्य में लगभग 1.5 किलो का होता है। कितना होता है? 1.5 किलो का होता है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि की बात अगर कहा जाए तो ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, वो कहते हैं पित्ताशय में। ऐसा नहीं होता है बेटा। पित्त रस का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? यकृत में होता है। ठीक। पित्ताशय में उसका स्टोरेज होता है, मतलब भंडारण होता है, वो आकर इकट्ठा होता है। कहां पे होता है? इकट्ठा पित्ताशय में। लेकिन निर्माण कहां होगा? लीवर में होगा, यकृत में होगा। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होगा। ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, यकृत। ठीक है। लीवर क्या सही है? लीवर, यकृत सही है। प्यारे बच्चों क्या सही है? यकृत सही है। ठीक है। जितने बच्चे यकृत में कमेंट किए हैं वो मिला सकते हैं। ठीक है। आगे चलें बेटा, अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण कौन करता है? क्षुद्रांश। पहले बात, क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत को हम लोग कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कौन करता है? प्यारे बच्चों, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन सबसे ज्यादा जो पचता है वो छोटी आंत में ही पचता है। ठीक है। छोटी आंत में ही पचता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज सबसे सिंपल रूप में, सबसे छोटे रूप में उसे तोड़ दिया जाता है, फिर हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर होता है वो उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन को, प्रोटीन जो होता है किसके? अमीनो अम्ल के रूप में, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसको क्या करा जाता है? शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वो कौन है जो एब्जॉर्ब करता है? आपके छोटी आंत में वो क्या पाया जाता है जो भोजन को एब्जॉर्ब करता है? ठीक है। ये छोटी आंत में जो दिखाया गया है इसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं बेटा? विलाई कहते हैं। ठीक है। विलाई। ठीक। तो क्षुद्रांश में भोजन का अवशोषण जो करता है वो कौन करता है? विलाई करता है। नेफ्रॉन को आप जानते हैं, नेफ्रॉन को किडनी की, ठीक है, किडनी की इकाई कहा जाता है। कहां पाया जाता है? किडनी में। कूपिका भी नहीं होगा। ठीक है। रंध्र, रंध्र के बारे में चर्चा अभी हम लोग किए थे कि रंध्र कहां पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है। तो पेट में जो पाया जा रहा है, ठीक है, छोटी आंत में विलाई पाया जाता है, ये क्या करता है? ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। अगला प्रश्न है, वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण, पायसीकरण इमल्सिफिकेशन, वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? ठीक है। वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है, ए जठर रस, ठीक है, दूसरा लार, तीसरा पित्त लवण, चौथा इंसुलिन। सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों, ये कहां जठर रस, जठर रस जो होता है ये अमाशय में निकलता है। अमाशय में। कहां से निकलता है? अमाशय में निकलता है। ठीक है। और ये इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। प्यारे बच्चों कैसी होती है? अम्लीय होती है। लार मुख गुहा में निकलता है। प्यारे बच्चों कहां? मुख गुहा में, मुख गुहा में निकलता है ना प्यारे बच्चों। पित्त लवण, बाइल साल्ट, ठीक है, ये बाइल कहां बनता है? पित्त कहां बनता है? लीवर में। और स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में। इसके पहले हम लोग अभी चर्चा किए हैं। ठीक है। पित्ताशय में, पित्ताशय, ठीक है, बाइल पित्ताशय में। इंसुलिन, इंसुलिन पैंक्रियाज में। इंसुलिन कहां बनता है? पैंक्रियाज में बनता है। और पैंक्रियाज ही एक ऐसी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपके शरीर में पूछा जाता है वह कौन सी ग्रंथि है
जो मिश्रित होती है तो पैंक्रियाज होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। और इसी अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स कहां से निकलता है? आपके अग्नाशय से। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर जो होगा वसा का पायसीकरण कौन कर रहा है? पित्त लवण कर रहा है। कौन कर रहा है? पित्त लवण कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? इसकी प्रकृति क्षारी होती है। कैसी होती है? क्षारी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारी होती है। समझ में आया? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से स्रावित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चों जानते रहेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज से ही आपका ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पहले जान लेते हैं विषमपोषी जीव क्या है, स्वपोषी जीव क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और इस पृथ्वी पर केवल एक है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वो कौन है? पादप है, प्लांट है। प्लांट क्या? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? पौधों के ऊपर। किसके ऊपर? पौधों के ऊपर। तो यहां पूछा गया है विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक हिरन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हिरन बनाया गया है। और इस हिरन को आप देख रहे हैं, ये घास चर रहा है, मतलब प्लांट को खा रहा है, स्वपोषी को खा रहा है। मैंने अभी बताया ना, विषमपोषी ऐसे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। तो ठीक है, यहां पर क्या खा रहा है बेटा? यहां पे खा रहा है घास, खा रहा है पादप, खा रहा है पौधा, खा रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ? हिरन विषमपोषी हुआ। और विषमपोषी में ये होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी। अगला, अब इसमें कौन सा सही होगा? स्वपोषी। विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? स्वपोषी जीवों पर। किस पे? स्वपोषी जीवों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है अमरबेल किस प्रकार का पोषक है? अमरबेल किस प्रकार का पोषक है? अमरबेल किस प्रकार का पोषक है? परजीवी। कैसा है बेटा? परजीवी। कैसा है? परजीवी है। कैसा है बेटा? परजीवी है। आप बताते रहेंगे कमेंट करके। टाइमर मैं लगा दे रहा हूं, कमेंट करके आप बताइए। टाइमर मैं लगा दे रहा हूं, कमेंट करके आप बताएंगे। प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप बताएंगे। आपका शुरू होता है, 30 सेकंड आपके पास है। तीस सेकंड है बेटा। 10 सेकंड है। 10 सेकंड है। 10 सेकंड आपके पास है बेटा। कमेंट करके बताइए। आपका समय समाप्त होने वाला है। ये आपका समय समाप्त हुआ।
ये आपका समय समाप्त हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर पूछा गया अमरबेल किस प्रकार का पोषक है। तो प्यारे बच्चों, अमरबेल जो होता है वह परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी होता है। तो मृतोपजीवी, स्वपोषी, सहजीवी ये तीनों नहीं होगा। कौन होगा? परजीवी होगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी कमेंट में बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं ना, और छोड़ते हैं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यही उल्टा पौधों में होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका सही है सी। जितने लोग सी कमेंट किए होंगे वो वेरी गुड। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? ठीक है, जो हमारे दांत दिखा रहे हैं उसी के कारण हमारा दांत क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। डेंटाइन नहीं, मज्जा गुहा नहीं, मसूड़ा नहीं, इनेमल। किसके कारण? इनेमल। इनेमल आपके शरीर में सबसे ज्यादा कठोर भाग है। क्या है? इनेमल है। ठीक है बेटा, अगला है, शाकाहारी जीवों का छोटी आंत लंबी क्यों होती है? शाकाहारी जीवों का छोटी आंत लंबी क्यों होती है? जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये छोटी शाकाहारी जीव है, गाय है, इसकी आंत जो छोटी आंत होती है हम लोगों की अपेक्षा लंबी क्यों होती है? उसका कारण एक है बेटा, वो सेलुलोज का पाचन करती है, जबकि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। हमारे पास भी वो अंग है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, लेकिन यह इस समय यूज नहीं होता है। वो हमारे शरीर में अवशेषी अंग हो गए, वेस्टिजियल अंग हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा मांस पचाने के लिए नहीं, सेलुलोज का पाचन के लिए हाँ, वसा पचाने के लिए नहीं, पानी अवशोषित करने के लिए नहीं। तो इसका मतलब सेलुलोज पचाने के लिए, सेलुलोज पचाने के लिए। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। यहां पर देख सकते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6, C6H12 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लाल वाले में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो C6H12O6। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। ठीक, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगला है बेटा, भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, मलाशय। यहां पर बेटा मैं अभी बताया था कि भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, और भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो होता है आपके कहां? छोटी आंत में। कहां पर होता है बेटा? छोटी आंत में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में बदलती है? ठीक है, ऑप्शन है बेटा, देख ले, यहां पर देख सकते हैं सूर्य से, ये देखिए, देखने से ही आपको हिंट समझ में आ गया होगा, देखने से ही आपको समझ में आ गया होगा। ये रासायनिक सूत्र बन रहे हैं ना, रासायनिक सूत्र बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन सा सही होगा? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा,
तापी ऊर्जा नहीं भाई, यहां पर अगर रसायन है तो इसका मतलब है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ज्ञानसु चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हाँ, और एक और बात बेटा, जो भी चैप्टर आप चाहते हैं कि हाँ सर इस चैप्टर पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए, उसको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।